पहले विश्व युद्ध के समाप्त होते ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ गई थी। इस बीच इस दुनिया में ऐसे इंसान का उदय हो रहा था जिसके लिए उसकी सनक, उसकी जिद और उसका गुरूर ही सब कुछ था। 20वीं सदी के उस क्रूर तानाशाह को न सुनने की आदत नहीं थी। हारने से बेहतर उसे मरना पसंद था। इस तानाशाह का नाम था एडोल्फ हिटलर। तानाशाही क्रूरता के बेताज बादशाह हिटलर के बारे में बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। वो किसी के लिए हीरो हो सकता है तो किसी के लिए विलन। दरअसल वो था एक सनकी इंसान। हिटलर नाजी विचारधारा को मानता था। आम भाषा में कहें तो वह आर्य सिद्धांत को मानता था। उसी विचारधारा के तहत उसने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्य तो भारत के लोग हैं, फिर हिटलर कैसे आर्य थ्योरी को मान सकता है। मित्रों, आज इन सवालों को समझेंगे, जानेंगे क्या थी हिटलर की आर्यन थ्योरी, क्या हिटलर भी आर्य था, भारत के लोगों के बारे में उसके क्या विचार थे, भारतीय स्वास्तिक और नाजियों के प्रति हैकिंग क्रेज के बीच क्या समानता है। आज इन्हीं सब सवालों को उजागर करेंगे। अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ। पहले विश्व युद्ध के बाद जनवरी 1920 में उसे जर्मन वर्कर पार्टी का प्रोपोगेंडा चीफ यानी प्रचार प्रसार का प्रमुख बनाया गया। बीते समय उसने पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी यानी नाजी पार्टी नाम रख दिया। अप्रैल 1920 में उसने म्यूनिख के एक हॉल में पार्टी वर्कर्स के सामने भाषण दिया, जहां वर्कर्स के सामने उसने एक सवाल पूछा कि मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स ने आधी दुनिया पर राज कैसे कायम कर लिया। कोई सवाल का जवाब देता। इससे पहले हिटलर ने बोला कि हमें भी यही करना चाहिए, मगर इससे पहले हुई मीटिंग के दौरान हिटलर ने भारतीयों के सपोर्ट में बोला था और कहा था कि भारत में कपास और रबर का निर्यात कर ब्रिटिशर्स ने भारतीयों का खून चूसा और उन्हें भूखा रहने पर मजबूर किया। क्या उन्हें ऐसा करने का हक है? दोनों ही बातें एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत थी। पार्टी वर्कर्स को समझ नहीं आया कि वह कहना क्या चाहता है। तब हिटलर ने अपने दोनों सवालों का जवाब एक शब्द में दिया, पावर यानी ताकत। उसने कहा सारा मामला ताकत का है। अंग्रेजों के पास ताकत थी, इसीलिए वह भारत के लोगों पर राज कर पाए और उन्हें ऐसा करने का हक भी है, क्योंकि जिसके पास ताकत नहीं उसे अधिकार की बात करने का कोई हक नहीं। जर्मनी के पास कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है। अपनी किताब में कैंप में वह इसी विचार को दूसरे तरीके से कहता है। वह लिखता है या तो जर्मनी वर्ल्ड पावर होगा या होगा ही नहीं। इसके बाद म्यूनिख पार्टी मीटिंग में उसने एक और सवाल किया, अंग्रेजों के पास ताकत आई कहां से? इसका जवाब देते हुए उसने कहा, नस्ल। ब्रिटिश भारत पर इसलिए राज कर पाए क्योंकि वह बेहतर नस्ल के लोग थे। हिटलर के इस नस्लवादी सोच को समझने के लिए उसके दो सहयोगियों के विचार को समझना होगा। पहला ह्यूस्टन स्टुअर्ट चैम्बरलेन, दूसरा अल्फ्रेड रोसेनबर्ग। ह्यूस्टन स्टुअर्ट चैम्बरलेन एक ब्रिटिश मूल का जर्मन फिलोसोफर था और वही हिटलर का बौद्धिक गुरु भी था। नस्ली श्रेष्ठता का विचार हिटलर को चैम्बरलेन से ही मिला था। दरअसल उस समय कई फिलोसोफर समाज में भोगवाद और भौतिकवाद के सवाल से जूझ रहे थे। औद्योगिक क्रांति ने जीवन जीने के तरीकों को बेहतर कर दिया था और साथ ही धर्म और चर्च की ताकत कम होने लगी थी। जर्मन फिलोसोफर नीत्शे द्वारा दिया गया विचार गॉड इज डेथ फेमस हो चुका था। एथिक्स और मोरालिटी को साइंस से चुनौती मिलने लगी थी। चैम्बरलेन ने इन सब का हल नस्लवाद से निकाला था। चैम्बरलेन बहुत पहले से ही नस्लवाद का समर्थक था, पर जब उसे 1888 में भारतीय धर्मशास्त्र पढ़ने का मौका मिला तो उसने इसी नज़र से भारतीय दर्शन को देखना शुरू किया। 19वीं सदी के मध्य में विलियम जोनस नाम के एक ब्रिटिश स्कॉलर ने अपने रिसर्च में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा में बहुत सारी सामान्यताएं पाई थी और इन सब भाषाओं को बोलने वालों को नाम दिया था आर्य। यह शब्द जो अब तक भारत के वैदिक परंपराओं से जुड़ा था, अब यह एक नस्ली पहचान बन गया। धीरे धीरे स्कॉलर्स ने पाया कि 40 और ऐसी भाषाएं थी जिनमें समान गुण थे, जिनमें जर्मन और अंग्रेजी भी शामिल थी।
तब से यह सवाल उठने लगा कि भारत और यूरोप के लोग एक जैसी भाषा कैसे बोल रहे थे। दरअसल संस्कृत भाषा इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा थी। तब तक यह विचार भी आम हो चुका था कि कुछ 1500 साल पहले आर्य भारत के सेंट्रल एशिया के रास्ते आए थे। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए चेम्बरलेन ने दावा किया था कि भारत में पहुंचे शुरुआती लोग असल में जर्मन थे, जो कि नॉर्डिक नस्ल के यानी आर्य थे। ये लोग फादरलैंड यानी जर्मनी से निकलकर एशिया के अलग अलग इलाकों में बस गए थे। चेम्बरलेन के मुताबिक हिटलर भी नॉर्डिक नस्ल का था, यानी आर्य था। चेम्बरलेन भारतीय वेद और उपनिषदों को पढ़कर उनसे बड़ा प्रभावित हुआ था, लेकिन उसने इसमें कई मौजूद अच्छी बातों को छोड़कर उसने जाति प्रथा पर ही ध्यान दिया था। नस्ली बंटवारे के रूप में जाति प्रथा उसे बड़ा लॉजिकल सिस्टम लगा, जिसमें श्रेष्ठ नस्ल के लोग सबसे ऊपर और कमतर नस्ल के लोग नीचे थे। उसने दावा किया कि श्रेष्ठ आर्य लोगों ने वेदों और उपनिषदों को लिखा और दुनिया को भौतिकवाद से आगे बढ़ाने की थ्योरी दी। फिर जिस दूसरे व्यक्ति ने हिटलर को प्रभावित किया वह था अल्फ्रेड रोसेनबर्ग। 1920 में हिटलर से रोसेनबर्ग की मुलाकात हुई और हिटलर ने उसे नाजी पार्टी का मुखपत्र नेशनल सोशलिस्ट का संचार एडिटर नियुक्त कर दिया। इसी के जरिए नाजी पार्टी ने नस्ली श्रेष्ठता का विचार प्रचार प्रसार किया। चेम्बरलेन की तरह ही रोसेनबर्ग भी भारतीय इतिहास और संस्कृत भाषा में बहुत दिलचस्पी रखता था। उसने भी इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि घोड़ों पर बैठकर नीली आंखों वाले जर्मन लोग भारत में आए और वह काले लोगों पर अपना राज कायम किया। उसने फ्रेंच डेवलपमेंट जोसेफ आर्थर की बातों को दोहराते हुए कहा कि गोरे लंबे जर्मन आर्य सभी नस्लों से श्रेष्ठ हैं और इन्हीं लोगों ने भारत में उपनिषदों जैसे महान दर्शन की रचना की। रोसेनबर्ग ने जाति प्रथा पर अपने विचार रखते हुए कहा कि काले मूल निवासियों से खुद को अलग रखने के लिए ही आर्यों ने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की। वर्ण शब्द का मतलब जाति था और एक मतलब था रंग। हिटलर इन्हीं सब बातों से प्रभावित था। उसके लिए सही वही था जिसके हाथ में पावर है। उसके विचार में बिना पावर के रहने का कोई मतलब नहीं। मगर सवाल है कि हिटलर ने आर्य जाति को ही ताकतवर क्यों माना? हिटलर की नज़र में आर्य श्रेष्ठ थे, इसलिए वही सबसे ताकतवर थे, इसलिए वही दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम रखने का अधिकार रखते थे। हिटलर की यह विचारधारा चार्ल्स डार्विन और हार्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृतिवादी थे। उन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के लिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति को एक्सप्लेन किया था। हार्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यानी जो प्रजाति प्रकृति के साथ तालमेल बिठा पाती है वही धरती पर जिंदा रहती है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को पूरी तरह से नेचुरल प्रोसेस पर आधारित बताया था। इंसानी दखल की वकालत उसने कभी नहीं की। पर नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने समाज पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाजियों की दलील बहुत सिंपल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम करना है। इस तरह हिटलर ने अलग अलग विचारों को उठाया और उन्हें भ्रष्ट और गलत मंसूबों तथा जिद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। हिटलर की नज़र में सभी लोगों को बराबरी का हक नहीं था। उसके अनुसार कोई इंसान या तो बेहतर या फिर कमतर है। उसके नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आंखों वाले सुनहरे बालों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर और काली आंखों वाले काले बालों वाले यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर दुश्मन माना जाता था। बाकी तमाम समाज को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था।
हिटलर में भारतीयों के प्रति विचार नफरत से भरे थे। उसे भारतीयों से नफरत थी। वह भारतीयों को सही मायने में आर्य नहीं मानता था। दरअसल स्टीवर्ट चेम्बरलेन ने जो थियरी दी कि जर्मनी से भारत पहुँचे आर्यों ही उपनिषद जैसे महान ग्रंथों को लिखा, उन्होंने खुद को भारत के मूल निवासियों से अलग रखने के लिए जाति प्रथा की शुरुआत की। लेकिन फिर धीरे धीरे नस्ल में मिलावट हुई और भारतीय आर्य लुप्त हो गए। इन्हीं विचारों के चलते हिटलर भारतीयों को कमजोर नस्ल वाला मानता था और ब्रिटिश शासन के हिंसा प्रयोग को इसी वजह से जायज ठहराता था। भारतीयों को लेकर हिटलर के विचार उसकी किताब मैं कैंप में लिखी इन नस्लवादी बातों से समझ सकते हैं, जिसमें हिटलर ने लिखा है कि मैं एक जर्मन होने के नाते इंडिया को इंग्लैंड डोमेनियन के अंडर देखना चाहूँगा बजाय किसी और देश के। 1936 में एक राजनैतिक रैली में हिटलर ने कहा था कि भारतीय चल भी नहीं सकते। अंग्रेजों ने उन्हें सिखाया कि चलना क्या होता है। इसके अलावा समय समय पर उसने भारतीयों के लिए नस्लवादी शब्द का इस्तेमाल किया। एक रैली में उसने कहा कि भारत में ब्रिटिश राज जर्मनी के लिए एक मॉडल है और इंडिया इस बात का उदाहरण है कि गुलाम नस्ल के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। आज़ादी के आंदोलन को लेकर उसका मत था कि यह बेहतर नॉर्डिक नस्ल के खिलाफ नीची नस्ल के लोगों का विद्रोह था। इंडियन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हुए उसने वायसराय लॉर्ड इरविन को सलाह दी कि गांधी को गोली क्यों नहीं मार देते। बात यहाँ गांधी जी की नहीं थी। हिटलर मानता था कि भारतीय नीची नस्ल के हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई भी हिंसा जायज़ है। हिटलर भारतीयों को नीचा समझता था, लेकिन उसने हिंदू धर्म के स्वास्तिक को अपने झंडे में प्रतीक बनाया था। फिर सवाल यह है कि ऐसा क्यों? असल में हिंदू स्वास्तिक से अलग नाजी स्वास्तिक एक ज्यामितीय आकृति और एक धार्मिक प्रतीक है जो आमतौर पर भारतीयों, श्रीलंकाई, चीनी, जापानी और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। स्वास्तिक का पहली बार इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। इसे शुभता, दिव्यता, आध्यात्मिकता और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी दुनिया में नाजी जर्मनों ने स्वास्तिक का इस्तेमाल हैकन क्रेस को तैयार करने के लिए किया था, जो आर्य जाति का प्रतीक बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध और यहूदियों के नरसंहार के बाद कई यूरोपीय स्वास्तिक को हिटलर और उसकी नाजी पार्टी द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर नरसंहार के मार्मिक अनुस्मारक के रूप में मानते हैं। नाजियों के लिए स्वास्तिक जीवन बनाने और प्रभावित करने का प्रतीक था। अगर इसकी बनावट की बात करें तो हिंदुओं के घरों में बनाए जाने वाले स्वास्तिक के चारों कोणों में 4 डॉट्स होते हैं। यह डॉट्स 4 वेदों के प्रतीक हैं, जबकि नाजी झंडे पर बने स्वास्तिक में यह डॉट्स नहीं होते हैं। हिंदू धर्म में स्वास्तिक पीला और लाल रंग का इस्तेमाल होता है, जबकि नाजी झंडे में सफ़ेद रंग की गोलाकार पट्टी में काले रंग का स्वास्तिक बना होता है। नाजी संघर्ष के प्रतीक के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे, जबकि हिंदू धर्म में यह शुभता और तरक्की का प्रतीक है। मित्रों, यह थी कहानी हिटलर और उसकी आर्य विचारधारा की, जिसके तहत वह जर्मन को श्रेष्ठ मानता था। इसी विचारधारा के तहत उसने लाखों लोगों का नरसंहार किया। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।